स्वागत है हमारे इस ह्यूमंस ऑफ बिहार पॉडकास्ट में। और मैं हूं आपके इस पॉडकास्ट का होस्ट हर्ष किशोर। और हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ ऐसे लोगों को लेके आते हैं जिनकी स्टोरीज आपको इंस्पायर करेगी और आपको गर्व होगा बिहारी होने पे। नमस्कार, आज के हमारे इस पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। और आज के हमारे इस पॉडकास्ट के गेस्ट हैं इमबिसात अहमद जी, जो कि फाउंडर हैं राइस के और डेवलपिंग एक तरह से और फेंडर हैं फिलो के, जो एक तरह एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स के लिए जो प्राइमरी स्टूडेंट्स और स्कूल स्टूडेंट्स को हेल्प करता है, क्लासेस प्रोवाइड करता है। और बहुत सारी बातें करेंगे अहमद जी से। और स्वागत करते हैं अहमद जी को आज के इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपकी एक तरह से बचपन के बारे में जानना चाहें कि आप बचपन में क्या सोचते थे और क्या एक तरह से मोटिव था लाइफ में क्या करना है, कैरियर के बारे में क्या सोचते थे। बचपन में मैं पटना में रहता था, आलमगंज एरिया में, और मेरा स्कूल था लोयला हाई स्कूल कुर्जी एरिया में। तो आलमगंज से कुर्जी जाने में मैं गुजरता था टीएम हाउस के बगल से हर रोज। तो मुझे लगता था कि यार मेरे को आकर के इसी घर में रहना है बड़े होने के बाद। तो मतलब काफी दूर होता था स्कूल और आने जाने में बहुत टाइम लगता था, गर्मी होती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी। बट मुझे लगता था कि यार ठीक है, अभी पढ़ाई कर लेते हैं, फिर बड़े होके तो मेरे को डीएम हाउस में ही रहना है, परमानेंट शिफ्ट हो जाऊंगा मैं। फिर लेकिन जब बड़े हुए तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, मतलब दुनिया जो है इससे और बड़ी है, और मतलब डीएम बनना ही कोई लास्ट क्या कहते हैं लाइफ का टारगेट होना जरूरी नहीं है। तो फिर मेरा इंटरेस्ट चेंज हो गया, तो फिर वहाँ से फिर चीज़ें बदल गई। तो शुरू में था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाने का मेरा प्लान, मगर फिर मुझे मैं मिला बहुत सारे बिहार में सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर से, उनसे बैठ के बातचीत की, थोड़ा समझने की कोशिश की कि कैसे लाइफ होती है ब्यूरोक्रेट्स की। तो उन्होंने फिर कहा कि अगर तुम बहुत ज़्यादा अपने आइडियाज़ पर वर्क करना चाहते हो तो फिर ब्यूरोक्रेसी ना उसके लिए बहुत सही जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक सिस्टम को फॉलो करते चलना होता है। और मैंने बचपन से कभी सिस्टम फॉलो ही नहीं किया है, हमेशा कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की है। तो फिर बचपन का सारे प्लान्स थे वो सारे चेंज हो गए। तो आईआईटी जाना एक प्लान, वन ऑफ द प्लान्स था जो कि एक पूरा किया मैंने कि हाँ आईआईटी से पढ़ाई कर लेना है। तो बचपन का एक ही पार्ट कंप्लीट हो पाया, बाकी सब कुछ जो भी कर रहा हूँ एकदम डिफरेंट है, जो कि कभी बचपन में सोचा नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका एक इंस्पिरेशन क्या रहा कि जैसे आप बचपन में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, आईएएस बनने के बारे में सोच रहे थे, तो उनके पीछे का कोई रीजन बता सकते हैं, या फिर कहाँ से इंस्पिरेशन मिली थी वो चेंजेस, मतलब एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन से एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में जाने के लिए? बेसिकली स्कूल में सीनियर आईएएस ऑफिसर्स वगैरह आते थे ना एज अ गेस्ट स्पीकर और चीफ गेस्ट के तौर पे। तो मैं देखा था कि स्कूल में सबसे मतलब जो मेजर इवेंट है उसमें चीफ गेस्ट कौन आता है, तो कोई ना कोई आईएएस ऑफिसर होते थे या कोई आईपीएस ऑफिसर होते थे। तो मुझे लगा कि अच्छा, इसका मतलब कि आईएएस आईपीएस बनने से मतलब बहुत इज्जत मिलती है। तो पता करना शुरू किया ये कौन लोग होते हैं, क्या करते हैं। तो पता चला कि पूरा देश ये लोग चलाते हैं। तो मैंने सोचा यार इससे अच्छा और क्या काम है, पूरा देश अगर चलाते हैं, देश की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देश में जो भी छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं वो यही लोग रन करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है यार, फिर तो यही करना है अपने को। क्योंकि एक ही समझ में आ गई थी कि ना ही मैं क्रिकेट इतना अच्छा खेलता हूँ कि सचिन तेंदुलकर बन पाऊँ। बचपन में तो सचिन तेंदुलकर थे, अभी तो विराट कोहली है। और ये भी समझ में आ गया था कि यार अपन जहाँ से हैं वहाँ से अगर एक्टिंग करने गए तो शाहरुख खान बन नहीं पाएंगे। तो ये दो चीज़ कहीं कट गई। तो फिर नेक्स्ट क्या बड़ा है, तो भाई ये आईएएस आईपीएस होते हैं। तो मैं सोचा इस पर वर्क करते हैं। मगर फिर प्लान्स जो थे वो थोड़े चेंज हो गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब आप बचपन में थे तो एजुकेशन को लेके क्या एक तरह से विचार थे आपके, और क्या सोचते थे वहाँ का जो एक तरह से बिहार में खास करके जो एजुकेशन का सिस्टम है उस टाइम आपको क्या कितना सही लगता था, और मतलब क्या अलग उसमें आप अभी सोच रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं? देखो, जैसे जब मेरा एजुकेशन और बिहार का जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है वो क्लास 7 से शुरू हुआ। क्लास 7 से कैसे शुरू हुआ कि एक हमारे स्कूल में एक एप्लीकेशन आया कि नेशनल चाइल्ड राइट कांग्रेस करके कंपटीशन आया, जिसमें हमें प्रोजेक्ट बनाना था कि हमारे आसपास
चाइल्ड राइट पर क्या चीज़ें हो रही हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वो था बेसिकली एडुकेशन ही। तो मैंने अपने एरिया में सर्वे किया। उससे पहले मैं स्कूल जाता था लोयोला पटना के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में तब था, आजकल है कि नहीं आई एम नॉट श्योर, बट ठीक ठाक ही है। तो वहाँ पर अच्छे टीचर्स थे, अच्छे स्टूडेंट थे, तो मुझे लगता था कि सब कुछ एकदम 5 स्टार टाइप चल रहा है। लेकिन जब मैंने वो सर्वे किया, अपने ही लोकेलिटी में मैं घूमा, कम से कम 100 घर में गया होगा, बहुत सारे घर में पहली बार गया, वो मुझे पहचानते नहीं थे बिकॉज मैं ना बड़ा मतलब लो प्रोफाइल वाला स्टूडेंट था। स्कूल सुबह उठा, स्कूल चला गया, वापस आया तो दिन भर घर के अंदर, मतलब मुझे लोकेलिटी के लोग भी नहीं पहचानते थे। बट मैं वो सर्वे करने के लिए गया उनके पास। तो जब मैंने वहाँ से उनसे सवाल पूछे कि अच्छा आपके घर में जो बच्चे हैं वो कहाँ जाते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, तो मैं ऐसी दुनिया में था, मुझे लगता था कि अच्छा हर कोई यानी कि पढ़ाई कर रहा है या फिर हर किसी को अच्छी एजुकेशन मिली हुई ना। मैं एक अलग ही ब्रह्मांड में था। मैं मुझे पता ही नहीं था कि चल क्या रहा है आसपास, एरिया में क्या चल रहा है, मुझे वो ही नहीं पता था। तो फिर जब मैंने उनसे सवाल किए कि अच्छा, मुझे लगता था कि सबके घर में सब अच्छे स्कूल में जाते हैं, शाम को आते हैं, सबको अच्छे प्राइवेट टीचर्स आते हैं और फिर अच्छे सबके नंबर होते होंगे, मतलब सब बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने वो सर्वे किया तब रियलाइज हुआ कि यार प्राइवेट ट्यूशन तो भूल जाओ, सबको ही क्या, मतलब हार्डली कोई एरिया में है, बहुत छोटा परसेंटेज है जो कि अच्छे स्कूल्स जाते हैं। बाकी सिर्फ स्कूल इसलिए आते हैं क्योंकि सुबह मतलब उनके घर में अगर बच्चे रहेंगे तो माँ बाप परेशान हो जाएंगे, तो भाई इनको कम से कम 6-7-8 घंटे के लिए कहीं भेज दो। वो वाला एटीट्यूड था मेजोरिटी का। प्लस फिर लड़की और लड़के में भी फर्क था। स्कूल बहुत सारे उन्होंने ड्रॉप आउट किया हुआ था, क्लास 8 के बाद स्कूल जाना छोड़ दिया था, या क्लास 10 के बाद उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया था। तो ये सब चीज़ें जब फर्स्ट टाइम मैं इन चीज़ों से रूबरू हुआ ना, तब मेरे को लगा कि अच्छा, यानी कि ये तो एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर सोसाइटी में। तो वो मेरा पहला एनकाउंटर था रिगार्डिंग एजुकेशन। बिल्कुल बिल्कुल, खास करके जब बात करते हैं बिहार का एजुकेशन में, तो एक और चीज़ आता है जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं अभी, ठीक है, उनका बात करें तो एक तरह से एक तरह से कम्युनिटी बोले या फिर खास बैकग्राउंड के लोग वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, जो एक तरह से मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं या फिर लोअर क्लास बैकग्राउंड से। तो उनका वहाँ पे जाना एजुकेशन एक जैसे आपने बताया कि एजुकेशन उनका एक तरह से फोकस नहीं होता है, जस्ट they are going because of like parents are asking to just attend the classes और like वो इसीलिए जाते हैं ताकि वहाँ पे कुछ एक तरह से गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है। वो सारी प्रॉब्लम है, तो उसमें आप क्या सजेशन देना चाहेंगे और क्या आप बोलेंगे? देखिए क्या है कि हमारे जो बिहार की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो हमारे बिहार में तो मेजॉरिटी तो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास ही, ठीक है। पटना की जो कुछ पॉश कॉलोनीज है जहाँ पर अच्छे बड़े महंगे घर बने हुए हैं, फ्लैट बने हुए हैं, वो टिपिकल बिहार नहीं है हमारा। वो बिहार का गलत रिप्रेजेंटेशन होगा, धोखा हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हमारे जो आसपास जो मोस्टली यूथ होते हैं, तो हमारे बिहार में उतना बिजनेस नहीं है। तो जहाँ पर बहुत बिजनेस होता है वहाँ पर क्या होता है कि बाप का बिजनेस है, बच्चे को मिल गया, उसके बच्चे को मिल जाएगा, वो चलाता रहेगा, ठीक है। बिहार में उतना बिजनेस नहीं है, तो मोस्टली क्या बचता है हम लोगों के लिए, हम आप जैसे यूथ के लिए, कि भाई सरकारी जॉब कर लें या कोई प्राइवेट जॉब कर लें। अब सरकारी जॉब में तो सीट कम है, कितनी मारा मारी सबको पता है। एक एग्जाम होता है इस साल, दूसरा एग्जाम होगा अगले दशक के बाद, अगले साल नहीं, अगले दशक के बाद। अब जो प्राइवेट जॉब है वही बचती है मिला जुला कर हमारे पास। अब इस प्राइवेट जॉब में जाने का तरीका क्या होता है कि आप अच्छे कॉलेज से पढ़ें। अच्छा कॉलेज क्या है, शुरू से अगर स्टार्ट करें ऊपर से, तो IIT आता है, IIM आता है, NIT आता है, दूसरे टॉप MBA कॉलेज आते हैं। अब इनमें प्रॉब्लम क्या है, IIT, IIM, NIT में जाने के लिए सबसे पहले क्या आनी चाहिए, अंग्रेजी। सिंपल है। अब अंग्रेजी सवाल ऑलरेडी डिफिकल्ट है मैथ्स का, ऊपर से वो अंग्रेजी में मेजॉरिटी, तो वहीं पर अपना 60-70% बच्चा परेशान हो गया। तो हम लोग क्या है, हम लोग एक साइकिल में फंसे हुए हैं। हमें अंग्रेजी जिस तरह से सिखाई जाती है या हम सीख रहे होते हैं वो इनफ नहीं है। वो जो डिफिकल्टी लेवल है उसको कोई तभी ओवरकम कर सकता है जब अंग्रेजी उसके जीन में घुस जाए। मतलब वो क्लास 6 से अंग्रेजी में पढ़ रहा है, अंग्रेजी में बात कर रहा है, अंग्रेजी में सेंटेंस क्रिएट कर रहा है, तब वो एग्जाम में टाइम क्या होता है कि भाई 20 सेकंड में क्वेश्चन देखो और अगले 30 सेकंड में सॉल्व करके निकलो। अगर किसी को कैट का एग्जाम क्लियर करना है, IIM में जाना है, एक्सेलराइम जाना है या ISB जाना है, उस बेचारे को तो 1 मिनट लगता है उस अंग्रेजी को डिकोड करने में। तो ना वो IIM पहुंचेगा नहीं तो फिर वो ऐसी जॉब नहीं मिलेगी।
तो अल्टीमेटली जो है वो मीडियोक्रिटी को ही उसको सेटल करना है। तो हमारे बिहार में प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अभी बुरी हालत में है। हायर सेकेंडरी में क्या है, मतलब लगभग आप मान लीजिए क्लास 8 से लेकर क्लास 12। अब लोग पहले सुनते थे कि बिहार से बहुत IAS होते हैं, बहुत IPS होते हैं, परसेंटेज उसमें भी कम हो गया है, और बिहार से इंजीनियर्स बन जाते हैं, उसमें परसेंटेज कम है। अगर आप कंपेयर करेंगे तेलंगाना से, हैदराबाद से, तो वहाँ पर ज़्यादा बच्चे कम्पीट कर रहे हैं क्योंकि उनकी वैसे ट्रेनिंग हो रही है। हम लोग पहले ही उसमें थोड़ा सा मार खा जा रहे हैं। मार खा जाने की वजह यही कि हमारी 8 क्लास से लेकर 12 क्लास की हायर सेकेंडरी के टाइम की जो एजुकेशन है वो स्कूल लेवल पर वैसे अच्छे से नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो बड़े बड़े महंगे महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट अटेंड कर लिए, तो अलग बात है, लेकिन वो बहुत ही छोटा परसेंटेज है। तो हमें कुछ हद तक अपने हायर सेकेंडरी एजुकेशन को, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो, उसको ब्रेक करने की जरूरत है। वो ब्रेक तभी होगा जब अच्छे लोग एज अ टीचर मिल पाए इन लोगों को, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ता बच्चा किससे है? आप वॉल खड़ी कर दीजिए, आप क्या कहते हैं, लेट्स से बड़ा प्लेग्राउंड बना दीजिए, आप लेट्स से टॉयलेट डाल दीजिए, लेकिन टॉयलेट और वॉल से बंदा सीखता नहीं है ना। सीखता किससे? टीचर सीखता है। अब आप अपने आसपास सोचो कि आपके क्लास का जो टॉपर है, क्या वो टीचर बनना चाहता है स्पिरिट में? नहीं बनना चाहता। आपके क्लास का जो टॉपर है वो टीचर कभी नहीं बनना चाहता है, तो वो बंदा कभी वापस आएगा नहीं पढ़ाने के लिए। तो बाकी जो बंदे हैं उनको फिर अच्छे लेवल के टीचर मिलेंगे नहीं, तो वो साइकिल में फंस के रह जाएगा ना इंसान। तो इस साइकिल को तोड़ने के लिए बिहार में क्लास 8 से लेकर 12 तक अच्छे टीचिंग टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करने की अच्छे स्टूडेंट को ज़रूरत है। तो इसलिए फिर मैंने अपना काम ही पूरा वैसे ही शुरू कर दिया। तो मैंने फोकस ये बनाया है कि हम लोग बिहार में स्टूडेंट्स को अच्छे ट्यूटर से कनेक्ट करेंगे। अब आजकल के डेट में टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो ज़रूरी नहीं है कि टीचर वहाँ पर आके उसके घर में बैठ के पढ़ाए या उसके गाँव में आके पढ़ाए। वो बिहार के गाँव का एक बंदा किसी भी टीचर से कनेक्ट हो सकता है एक आसान तरीके से। तो उसी के ऊपर हमारा जो फिलो का काम है वही चल रहा है। बिल्कुल, आपने मेंशन किया एक लैंग्वेज बैरियर की, तो खास करके जब बिहार की बात करते हैं ना, और इंग्लिश को खास करके, तो जो लोग एक्चुअली हिंदी मीडियम से रहते हैं उनको तो प्रॉब्लम है ही, तो खास करके इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी इंग्लिश जानते हैं लेकिन लिखने में प्रॉब्लम होती है, बोलने में प्रॉब्लम होती है, और खास करके जब बिहार से बाहर निकलते हैं तो उनको बहुत सारी एक तरह से परेशानियां झेलना पड़ता है। तो आपके लाइफ में इस टाइप का क्या एक तरह से एक्सपीरियंस रहा लैंग्वेज को लेके, और क्या सजेशन देंगे लैंग्वेज को लेके जो खास करके बिहार के लोग हैं? देखो, मैं लकी था क्योंकि मैं पटना के एकदम बेस्ट स्कूल में पढ़ा, मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले, तो इसलिए मुझे पर्सनली इंग्लिश वजह से प्रॉब्लम नहीं हो पाई। बट मैं अगर ये कह दूं कि अच्छा यानी कि ये प्रॉब्लम नहीं है बिहार में, तो बोलना गलत होगा, बिकॉज मैं लकी था। मेरे कुछ दोस्त थे वो लकी थे क्योंकि हम लोग पटना के बेस्ट स्कूल में पढ़े, हमारे माँ बाप ने उतना खर्चा किया, वो अफोर्ड कर सकते थे। बट हम आते हैं कुछ बहुत बहुत छोटे परसेंटेज में, मेजॉरिटी लोग इससे परेशान होते हैं। आज के डेट में एक सबसे आसान तरीका बताऊं अंग्रेजी ठीक करने का, जिससे कॉन्फिडेंस आए। अंग्रेजी मूवी देखो, अंग्रेजी वीडियो सुनो यूट्यूब पे, इंटरनेट मिला हुआ है ना लोगों को। बाहर के मतलब यूरोप में, अमेरिका में बहुत सारे लोग हिंदी सीख लेते हैं बॉलीवुड की फिल्में देख करके। शाहरुख खान को सब पहचानते हैं वहाँ पे, शाहरुख खान की फिल्में देख करके सुन करके उन लोगों ने, मैं जानता हूँ दोस्तों को जिन्होंने मतलब हिंदी सीख ली, तो हम अंग्रेजी क्यों सीख सकते हैं? तो अंग्रेजी का वो कॉन्फिडेंस, वो बात करने का तरीका, वो वर्ड्स स्टाइल समझना है, थोड़ा वो फ्लो में आना है। तो यूट्यूब पर इंग्लिश वीडियोस देखो, एजुकेशनल वीडियोस देखो, मतलब बहुत सिंपल है, इसमें ना किसी को कुछ खर्च करना, कुछ करना, बस एक अवेयरनेस दिखाइए लोगों को, बताइए कि भाई इसको देखो, सुनो, सुन के थोड़ा समझोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे आपका स्कूल रिप्लेस हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ एक आसान तरीका है ये कि इसको थोड़ा फोकस करना चाहिए बिहार में लोगों को, कि फ्लो सीखे, समझें, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझें, बातचीत तरीका समझें, उससे क्या कॉन्फिडेंस आता है। तो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आने से आप कल को बिहार से उठ के आप कहीं दिल्ली की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने जाएंगे तो आपको उतनी हिचक नहीं होगी, आप उतना झिझकेंगे नहीं। लेकिन हाँ, बट ओवरऑल अच्छे से सीखना तो बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ मतलब कोई टीचर को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए वही है, इसके लिए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आज की डेट में ऐप्स हैं, फ़ोन है, इंटरनेट है, तो आपको उम्मीद यही करनी है कि आपको फ़ोन पर अच्छे टीचर से कनेक्ट होकर के सीखना पड़ेगा थोड़ा। बिल्कुल। आपने दूसरी चीज़ मेंशन की कि खास कर जब बिहार की बात करते हैं तो IAS और IITians और IIMs ये सब एक तरह से माइंड में आता है।
और आपने मेंशन किया कि इसका रेट बहुत धीरे धीरे कम रहा है, ठीक है, वो आप कैसे देखते हैं और क्या क्या बेसिस पे आपने एक तरह से प्रिडिक्शन किया कि हाँ कौन से मतलब एक तरह से रेट में घट रही है और उसका क्या फ्यूचर हो सकता है, कहाँ पे चेंजेस की जरूरत है? और जैसे आपने मेंशन किया कि आंध्र प्रदेश और साउथ में इसका परसेंटेज बढ़ रहा है, उसका क्या रीजन बता सकते हैं? देखिए, यूपीएससी की बात करें तो उसमें इंग्लिश में भी ऐसे लिखना पड़ जाता है। वो बहुत इतना मतलब वो उसके पॉइंट्स ऐड नहीं होते, लेकिन वो एक सर्टेन छोटा सा बैरियर तो बन ही गया है वो। दूसरा कि जितने भी एग्जाम्स हैं ये बहुत अपडेटेड हो रहे हैं टाइम के साथ। पिछले 10 साल में जैसे आईआईटी ने कई दफ़ा अपने पैटर्न बदले। बिहार में जो टीचर्स हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं वो उतना टाइम के साथ क्विकली अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, वो उतना अपडेट नहीं हो पा रहे। तो इस वजह से क्या इशू हो रहा है कि जो 20 साल पहले हमारा परफॉर्मेंस रेट था वो रेट मेंटेन नहीं हो रहा है। सीट्स बढ़ गई हैं, हर जगह सीट्स बढ़ गई हैं, लेकिन पहले भी पटना ही में कुछ गिने चुने जगह थे जहां पर इंस्टीट्यूट्स थे। आज भी लगभग मोरलेस उतना ही नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट का नंबर वैसे देखा जाए तो बढ़ रहा होता है, लेकिन वो क्वालिटी वैसी वाली वो मेंटेन नहीं रह रही है। अब बिहार में किसी को अगर सही से कोचिंग करनी है उसको पहले पटना आना है। पटना आने का वजह क्या है? उसको एक्स्ट्रा खर्चा करना है अपने हॉस्टल का। उस चक्कर में कोई बहुत टैलेंटेड बच्चा भी होगा, दूसरे शहर में होगा, मुजफ्फरपुर में होगा, पूर्णिया जिला में होगा, कहीं और दूसरी जगहों पर होगा, हाजीपुर में होगा, तो वो क्या सोचेगा? कहेगा कि एक तो माँ बाप का पहले खाने पीने और रहने का अलग खर्चा है, फिर टीचर का अलग खर्चा है, तो वो हिम्मत नहीं कर पा रहा होता है। दूसरे स्टेट्स में क्या है, चीज़ें थोड़ी सी मेन टाउन के बाहर फैली हुई हैं। अच्छे टीचर आपको वहाँ के सिर्फ कैपिटल सिटी में नहीं बल्कि दूसरे टाउन्स में भी मिल जाएंगे। तो ये बड़ा इशू है। अपने यहाँ बिहार में क्या है कि जो भी अच्छा टीचर है वो पटना के बाहर है ही नहीं, आपको मिलेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल है। तो अच्छे टीचर का अभाव एक बड़ा इशू है अपने बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल। जब लोकेशन की बात करते हैं ना तो बहुत सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उसके लिए जुड़ी हैं, तो वहाँ पे एक तरह से बेस्ट प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं या फिर वहाँ पे बेस्ट टीचर उपलब्ध होते हैं, तो उसको आप क्या नज़र से देखते हैं और उसका क्या फ्यूचर बताते हैं? देखिए, फ्यूचर तो ऑनलाइन ही है अल्टीमेटली। अभी के डेट फ्यूचर जो है वो ऑनलाइन है कि अल्टीमेटली चीज़ें तो धीरे धीरे डिजिटल होंगी। आज आप और मैं जिस तरह से डिस्कशन कर रहे हैं, ये 10 साल पहले या 3-4 साल पहले भी थोड़ा मुश्किल ही था अगर प्रॉपर 4G कनेक्शन नहीं होता। नहीं तो बीच में थोड़ा आपकी आवाज़ कट जाती, बीच में मेरी आवाज़ कट जाती, वहाँ पर साइड से थोड़ा झिलमिल आ जाता, यहाँ झिलमिल आ जाता। अभी क्या है, अभी कितना स्मूथली बात हो रहा है, जबकि हम लोग ना एक ही ड्राइंग रूम बैठ के बात कर रहे हैं। तो लॉजिस्टिक्स सबको समझ में आ रहा है कि मतलब कोई बंदा है हाजीपुर में, उसको पटना शिफ्ट करना है तो 5,000 रुपया किराया देना है कमरे का और 3,000 रुपया देना है मेस के खाने के लिए, और उसका मेस के खाने का क्वालिटी एकदम होगा घटिया, जो उसको ऑब्वियसली घर के उसका तबियत तो उसको खराब कर देगा, मतलब इंजीनियर बनते बनते वो बीमार हो जाएगा। तो अगर ये 5,000 और 3,000 को ऐड हम कर लें 8,000, तो इसमें वो सोचेगा कि इस 8,000 में प्लस टीचर का फीस अलग से, वही चीज़ ऑनलाइन में उसमें उसका पूरा ये 8,000 बच रहा है, तो वो हाई चांस है कि वो बोलेगा कि मैं घर से पढ़ूंगा। तो फ्यूचर तो ऑनलाइन है, लेकिन अब इसमें ये प्रॉब्लम ये होती है कि ऑनलाइन में कोई भी टीचर बन जा रहा है, तो सही क्वालिटी जज करना ये ऑनलाइन जो प्लेयर्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल हो जाता है कि वो सही ट्यूटर को जज करके ही फिर टीचर बनने दें। तो प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं, बट अल्टीमेटली वही होगा कि जो प्रॉपर रिजल्ट दे पाएगा वही पर सर्वाइव कर पाएगा। तो वहाँ पर भी लॉजिस्टिकली आसान हो जाता है, लेकिन वहाँ पर भी चैलेंज होता है कि सही टीचर ही आपको कनेक्ट हो पाए। तो सही टीचर को पहचानना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑनलाइन में खास करके। बिल्कुल। तो इस अगर ऑनलाइन की नज़रिया से देखें तो हमको लगता है कि और बेटर हो पाया है। जहाँ तक अगर पहले की बात करें तो एक तरह से आप कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हाँ हम लोग एक तरह से IAS और IITians के क्षेत्र में मतलब एक तरह से परसेंटेज गिर रहा है? देखिए, अभी ऑनलाइन जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो समझिए पिछले साल से शुरू हुआ है। पिछले साल 1 साल पहले ऑनलाइन एजुकेशन की कोई बात भी नहीं कर रहा था, और ये अगर कोविड नहीं आता तो आप भी ऑनलाइन एजुकेशन की बात नहीं कर रहे होते। ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो पिछले साल से आया है। अब अपना बिहार चूंकि थोड़ा इन चीज़ों में स्लो रहता है रिस्पॉन्ड करने में, तो बिहार में टाइम लगेगा।
लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा फायदा कि आज से 5 साल के बाद बिहार में कोई गांव में बंदा बैठा हुआ है, उसको दिल्ली में बैठा हुआ, बॉम्बे में बैठा हुआ एक अच्छा टीचर कनेक्ट हो सकता है और फाइनेंशियली उसके लिए आसान होगा और वहाँ से बैठ के वो तैयारी कर सकता है। तो डेफिनेटली इससे बिहार जैसे स्टेट में फ़ायदा होना ही होना है। अब बशर्ते एक है कि उसके पास बिजली होनी चाहिए घर में ताकि उसका फ़ोन चार्ज हो और 4G कनेक्शन जो है वो प्रॉपर सस्टेन होना चाहिए। तो इंटरनेट अगर अच्छा रहा, बिहार में मिलता रहा, तो आपको 4-5 साल में दिखाई देगा कि बिहार में, चूँकि टैलेंट की कमी नहीं है ना, बट बिहार का पूरा टैलेंट पटना आ नहीं पाता है, वो फैला हुआ है पूरे सभी बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में और विलेजेस में, छोटे टाउन्स में। एक बार उनके हाथ लग गए अच्छे टीचर्स की अच्छी क्लासेस, तो फिर देखिए आपको डेफिनेटली बेहतर रिजल्ट दिखेगा अगले 4-5 साल में। बिल्कुल बिल्कुल। जब ऑफलाइन क्लासेस की बात करते हैं ना, तो खास करके जो एक तरह से टायर 2 सिटीज़ के लोग होते हैं या फिर बोले तो विलेज के लोग, गांव के लोग होते हैं ना, तो वो खास करके एक तरह से मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक तरह से शिफ्ट करते हैं, नहीं तो जैसे पटना आते हैं। तो जब वो ऑप्शन आती है ना, तो एक इंडस्ट्री बोल सकते हैं या फिर एक बहुत बड़ा मार्केट बन जाता है कोचिंग सेंटर्स का। और खास करके बिहार में बात करें तो वहाँ पे बहुत सारी कोचिंग सेंटर है जो एक तरह से डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड करती है या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करवाती है, ठीक है, ऑफलाइन। तो उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, जैसे आपने IIT कैसे एक तरह से इंटर किया और उसके पीछे क्या आपका एक्सपीरियंस रहा और क्या सुझाव देंगे जो एक तरह से IIT की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जो IIT की तैयारी कर रहे हैं वो अगर अभी क्लास मान लीजिए 10th में है, 9th में है, तो उनको मैं कहूँगा सबसे पहले तो अपना मैथ्स अच्छा करो। जब मैं कहता हूँ अपना मैथ्स अच्छा करो, उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको मैथ्स में स्कूल के एग्जाम में 100 नंबर लाए, वो बहुत आसान काम है। क्योंकि टीचर ने यही लिखा होता है कि हाँ, राम मार्केट गया था, वहाँ पर उसने 5 फल खरीदे और दूसरे दिन जाकर श्याम को बेच दिया 6 फल। और टीचर एग्जाम में भी बराबर यही क्वेश्चन डालता है, तो लड़का तो उसको याद कर लेता है और 100 में 100 अंक आ जाते हैं। इसको मैथ अच्छा नहीं कहते हैं। मैथ अच्छा होना कहते हैं कि ये उसको जो ये पूरा ट्रांजैक्शन है वो दिखाई देना चाहिए दिमाग में कि हाँ, 5 का इतना प्राइस, 6 का इतना प्राइस, तो ऐसे डिफरेंस हो रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको मैथ्स पढ़ा नहीं सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ कि लड़कों में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उनको मैथ्स अच्छे से आए। और उसका वही पैरामीटर है, उसका पैरामीटर मार्क्स नहीं है, उसका पैरामीटर है कि उसको गणित के साथ नंबर क्या होता है, नंबर के साथ कैसे खेलते हैं, ये आना चाहिए। तो अगर अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग में जाना है तो पहले तो मैं मैथ्स ठीक करूँ। फिर जब लड़का 11th और 12th में 11th में लेट्स से, तो सबसे पहले क्या चीज़ करो, सबसे पहले करना यह है कि पिछले 5 साल के क्वेश्चंस देखो कि IIT में आए कैसे। क्योंकि हम लोग क्या जल्दी करते हैं, हम लोग पूरा 2 साल पढ़ाई कर लेते हैं 11th 12th और उसके बाद देखते हैं कि अच्छा क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो ब्लेंडर हो जाता है। क्योंकि जाना है इस रास्ते में और हम पहुँच जाते हैं कहीं और। तो सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंक PO की तैयारी कर रहे हैं, ये कॉमन सी बात है कि आपको क्वेश्चन तो पहले देखना है। पहले क्वेश्चन देखो, समझो, फिर बैठो 2 साल उसकी तैयारी करने के लिए। उसकी तैयारी में मोटा मोटी जो बातें हैं वो ये है कि जैसे अगर IIT का एग्जाम्पल है, IIT में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो तीनों सब्जेक्ट आपको अच्छे से आने चाहिए, तीनों, ठीक है, तीनों अच्छे से आने चाहिए। कैसे अच्छे से आएंगे, उसके 2-3 स्टेप्स हैं। पहला, किसी एक अच्छी बुक से पहले तो अपना टेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कहीं कोचिंग जा रहे हो तो वहाँ पर भी यही होगा, अल्टीमेटली टीचर आपको हेल्प करेगा। उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, मतलब एक एक टॉपिक पर 400-500 क्वेश्चंस बनाने हैं, मतलब रगड़ा लगाना है खतरनाक टाइप से। 100-200 क्वेश्चन बनाने के बाद तो वो टॉपिक दिखाई देना शुरू होता है, फिर 100-200 और बनाना है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने सोचा था कि किसी टॉपिक में मैं 1 हफ्ता लगाऊंगा। तो पहला 2 से 3 दिन उस टॉपिक को सीखूंगा, फिर अगला 2 से 3 दिन उस टॉपिक को अच्छा करूंगा। हफ्ता कब खत्म होने वाला है, लास्ट का 1-2 दिन जो बचता है मेरे पास, उस दिन मेरा लेवल उस टॉपिक में मेरे टीचर से अच्छा होना चाहिए, बेटर देन द टीचर। अगर मैंने 25% टॉपिक में अपने आप को बेटर देन टीचर बना लिया तो मेरा IIT निकल जाएगा। हर टॉपिक में नहीं कर पाऊंगा शायद, क्योंकि हर टॉपिक शायद मेरे दिमाग से नहीं रेजोनेट होगा, तो बट कुछ टॉपिक तो हो जाएगा।
तो ये मेरा अप्रोच था कि टॉपिक अच्छे से आना चाहिए, तो आप प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारे, और जब आपने प्रैक्टिस कर लिया तब आप क्या कीजिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए और उनको सॉल्व कीजिए, बस। तो बेस ठीक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और लास्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यही आपको हर टॉपिक में यही साइकिल आपका घूमता रहेगा 2 साल तक आपका यही चक्कर है। फिर एंड में क्या करना है आपको, एंड में आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट क्या हुआ, जैसे मैंने 2 साल पढ़ाई कर ली, अब मैं गया आईटी के एग्जाम में, इतना प्रेशर है दोस्तों का, माँ बाप का, रिश्तेदार का, दूर वाली फूफी का, फलानी मौसी का, वो बुआ का लड़का ऑलरेडी जा चुका है आईटी कानपुर, नहीं निकलेगा मेरा तो थू करेंगे घर वाले, फालतू का जो प्रेशर क्रिएट कर देता है। अब क्या हुआ, लड़का एग्जाम खोला, पेपर खोला, पहला ही क्वेश्चन देखा और नहीं आया, बस उसको सारे ये बुआ मौसी चाचा नाना दादी सब दिखाई देने लगते हैं एक साथ। मजाक करते हुए दोस्त नजर आते हैं, बोलेंगे अरे 2 साल तैयारी कर रहा था कुछ हुआ नहीं। अपने बिहार में ऐसे करते हैं ना, फलाना का लड़का 2 साल तैयारी कर रहा था कुछ नहीं हुआ। अब बेचारा वो प्रेशर में ऐसे ही डरा हुआ है इंसान, और डरा हुआ है, टीचर बोलेगा ना कटा दी तू मेरा। तो ये सब फालतूगिरी से अगर बचना है तो क्या करना पड़ेगा, कम से कम जैसा क्वेश्चन जेई में आता है, जिस पैटर्न पे आता है, जैसे मान लीजिए 90 क्वेश्चन का पैटर्न आता है, 3 घंटे का टेस्ट होता है, तो कम से कम आखिरी के 4, 5, 6 महीनों में आप वैसा टेस्ट, मॉक टेस्ट कम से कम 10, 15, 20 बार दे दीजिए। और हर बार जब आप मॉक टेस्ट दीजिए तो सोचिए कि यही मेरा असली जेई टेस्ट है। तो एक ही काम आप 10 बार कर लेंगे ना, तो आपके दिमाग से, दिल से वो डर कम से कम खत्म हो जाएगा। आपको समझ में आ जाए कि हाँ आप 3 घंटे में कितना फास्ट या कितना स्लो कर पाते हैं, किन टॉपिक पर आपका कैसा होल्ड है, किन टॉपिक पर आपका वीकनेस है, ये सब आपको पता चलना है। तो 2 साल अगर पढ़ाई कर लिया अच्छे से तो उस पर मॉक टेस्ट देना इक्वल इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट नहीं दिया तो फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि फिर आप एग्जाम में वही, मतलब हाई चांस है कि आप एग्जाम में फालतूगिरी के चक्कर में परेशान हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम जब आप मॉक टेस्ट देंगे उसमें आप कुछ गलती करेंगे, जब आप गलती करेंगे तो रियलाइज करेंगे अच्छा ये तो मेरा इशू, तो फिर उस पर आप वर्क करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट देना होता है। तो यही चीज़ अब ये जो मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्ट ठीक करना, न्यूमेरिकल करना, फिर प्रीवियस ईयर सॉल्व करना और लास्ट में मॉक टेस्ट देना, ये जो 3-4 पॉइंट हैं, ये समझिए फॉर्मूला है। इसको आप रिपीट कर दीजिए, चाहे आईटी का एग्जाम हो, चाहे नीट का हो, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो एसएससी हो। एग्जाम के नाम अलग होंगे, सिलेबस अलग होगा, लेकिन जो अप्रोच है वो यही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बात कर रहा था ना, जब एक तरह से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और फैमिली प्रेशर होता है या फिर एक तरह से मेंटल प्रेशर कुछ ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आपका क्या एक तरह से एक्सपीरियंस रहा है और आप कितना अटेम्प्ट किए हैं एक तरह से जेई का, और अगर किसी को एक तरह से 2-4 अटेम्प्ट कर लिए हैं फिर भी वो नहीं हो पा रहा है, तो उसको आप क्या सलाह देंगे उनको एक तरह से, तो उसके बारे में बताइए। देखिए एक चीज़, जैसे फॉर एग्जाम्पल आईआईटी ने एक चीज़ अच्छी कर दी, उसने 2 अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है, वो पंचवर्षीय योजना वाला जो प्लान था वो खत्म हो गया है। लोग यहाँ पता चला कि बगल का लड़का जो है वो ग्रेजुएट हो गया और लड़का यहाँ भी इंजीनियरिंग की तैयारी ही कर रहा है, इंजीनियरिंग एग्जाम की, वो चीज़ खत्म हो गई है। यूपीएससी में 3-4 अटेम्प्ट होते हैं, ज़्यादा ही अटेम्प्ट होते हैं एक्चुअली, मतलब 3-4 अटेम्प्ट नॉर्मली लोग देते हैं। 3-4 अटेम्प्ट देने वाले मुझे बहुत सारे, मेरे खुद के बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने 3-4 अटेम्प्ट दिया है, किसी का तीसरे में हुआ है, किसी का चौथे में हुआ है। तो ये कहना किसी को कि मान लीजिए तुम्हारा 1 या 2 अटेम्प्ट हो फिर तुम छोड़ दो, ये कहना भी गलत होता है, क्योंकि कह नहीं सकते। ये बहुत ही वैसी चीज़ है कि ना एक पर्टिकुलर बंदे पे अलग ही स्टेटमेंट आएगा। आप करना किसी को ये चाहिए मेरे हिसाब से कि मतलब अगर मैं बताऊँ तो मुझे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था, लकली उसकी वजह से क्योंकि मैंने बताया ना, मतलब मैं ज़्यादा रिलेटिव से मिलता नहीं था, तो मुझे रिलेटिव्स का प्रेशर नहीं था, जिनसे मैं मिला ही नहीं उनसे क्या ही। तो मेरी पढ़ाई में पूरा योगदान रहा मेरे पेरेंट्स का, मेरे माँ बाप का, मेरी छोटी बहन का सपोर्ट, मेरे कुछ दोस्त थे उनका सपोर्ट। तो मेरे आसपास जो भी लोग थे बहुत सपोर्टिव लोग थे, बट सब मेरे इतना लकी नहीं होते, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लकी होता हूँ। बट जो मेरे बहुत सारे बाकी दोस्त थे उनको वो शेयर करते हैं, उनको बहुत तरह का प्रेशर होता था। तो एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठिए तो आप ये मान के चलिए कि भाई अगर ये हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो दुनिया बहुत बड़ी है और हर रोज़ दुनिया में एक नई अपॉर्चुनिटी बनती है। जैसे कि
जो हम पढ़ाई करते हैं कॉलेज में और जो बाहर जॉब का डिमांड है, उन दोनों में बहुत फ़र्क है। मतलब अगर आप बहुत अच्छे हैं, अगर आप बहुत लायक हैं, तो आपकी जॉब गूगल में भी हो सकती है बिना किसी इवन कॉलेज डिग्री के। अब गूगल हायर कर सकता है, गूगल कैसी पॉलिसी। लेकिन कब? जब आपके अंदर बहुत टैलेंट है। तो आप जब किसी एग्जाम को लिखने बैठते हैं ना, तो इतना मत सोचिए कि एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा, तो कौन क्या कहेगा, क्योंकि जब कहने होने वाली बात जो होती है, जो ये लोग 1-2 दिन कहते हैं फिर भूल जाते हैं। जैसे मुझे फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने क्लास 8 का मार्क्स याद है कि क्लास 8 में सोच रहे हैं इसका कितना नंबर आया? नहीं याद होगा। लेकिन जिस दिन रिपोर्ट कार्ड निकला होगा उसके अगले दिन जरूर आपके रिलेटिव में को पूछा होगा कि अच्छा बताओ हिंदी में कितना है, सोशल में कितना है। उस टाइम पर टेंशन होता है। लेकिन आज के डेट में याद है ना, आपको वो रिश्तेदार याद है ना उसको आप याद हैं, और मार्क्स आपको अपना याद ही नहीं है। तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ लोगों को कि मान लो हर साल लोग एग्जाम में टॉप करते हैं, वो एग्जाम्पल बन जाते हैं, फालतू का प्रेशर होता है। तो पहली बात तो कि अपॉर्चुनिटी इतनी है ना कि जो एग्जाम से ऊपर चली गई है हमारे लिए, बट प्रॉब्लम होता है कि हम बिहार में उतनी अपॉर्चुनिटी देख नहीं पाते। जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कितना बड़ा आज के डेट में वो एक तरह से करियर बनाने का अपॉर्चुनिटी है। बाहर में लोग मिलियनेयर होकर के रेडी हो गए। तो कभी जब एग्जाम में आदमी बैठे प्रेशर आए ना, तो सोचना शुरू करे कि भाई इसके बाहर हजारों अपॉर्चुनिटी, तो उससे दिल हल्का हो जाएगा। मेरे को मुंह से 10 तरह का आवाज निकालने आता है, इसी बात पे तो कम से कम मैं दिल्ली से लेकर लॉस एंजलिस तक 10 शो करके निकाल दूँ, है ना। मेरे को हाथ पे चलना आता है, मेरे को तरह तरह की बातें करना आता है, मेरे को अलग फेशियल एक्सप्रेशन बनाना आता है, मेरे को अलग कारीगरी आती है। तो आज के डेट में क्या है, आज के डेट पहले आज से 20 साल 30 साल पहले मुश्किल था, जब सोशल मीडिया नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो मुश्किल था। आज के डेट में क्या है, कोई बंदा घर बैठकर वीडियो बनाया और वायरल हो गया वीडियो, यूट्यूब पे आप इन्फ्लुएंसर बन गए। तो जब फालतू का प्रेशर दिमाग में आए तो सोचिए कि आपके अंदर कोई ना कोई एक छोटा सा गुण है जो कि आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है, ठीक है। तो दैट वाज लाइक प्रेशर। बट हाँ मतलब, लेकिन कभी भी लोग को ये नहीं कह सकते हैं कि यार तुम्हारा 2 अटेम्प्ट में हो गया, तुमने दिया, तुम्हारा नहीं हुआ तो छोड़ दो, ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो उस बंदे के अपने पर्सनल लेवल पर डिपेंड करता है। बट अब एक चीज़ मैं सिंपली कह सकता हूँ कि लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल एग्जाम का कट ऑफ होता है लगभग 600 मार्क्स, उससे ज़्यादा ही होता है, 650 आजकल चला जाता है। अब आपका ना मान लीजिए नंबर आया 300 या 200, या आपने एक अटेम्प्ट और लिया, आपको आ गया 350, तब मेरे हिसाब से वहाँ पर तीसरा अटेम्प्ट लेना बेवकूफ़ी है। वो आपने को वहाँ पर एडलाइज वो समझ में आ जाना चाहिए कि भाई मेरी क्या अपनी क्षमता है, क्या लिमिट है। अब सोसाइटी में क्या है ना कि सोसाइटी में इस चीज़ को बुरा बनाया गया। अरे क्यों बुरा है भाई? उसको उसके ऊपर वाले ने उसके दिमाग के तार वैसे नहीं बनाए कि वो नहीं सॉल्व कर पा रहा है नीट के उतने क्वेश्चंस पास, उसके कुछ और टैलेंट है। तो सोसाइटी में थोड़ा सा जो ये इंजीनियरिंग, मेडिकल और ये IAS के बाहर हम लोग नहीं सोच पाते हैं ना, पेरेंट नहीं सोच पाते। इस चक्कर में क्या है ना, इस चक्कर में बेड़ा गर्क हुआ रखा है स्टूडेंट लाइफ में, यूथ लाइफ का। क्योंकि अब तो धीरे धीरे सोशल मीडिया की वजह से अब बिहार के बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स दिखाई देने लगे हैं, पेजेस बने लगे हैं, जैसे आपसे मैं मिला, पता चला आपने एक मुहिम स्टार्ट की है। तो इन चीज़ों को सोसाइटी को मतलब अप्रिशिएट और करते रहना चाहिए, ताकि जो लोग बेचारे तैयारी में लगे हुए हैं उनको लगे कि नहीं यार और भी रास्ते हैं जीवन के थोड़े से। और आपने मेंशन किया कि खास करके जब एजुकेशन और इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा गैप रह जाता है, ठीक है। तो वो क्या गैप देखते हैं एक्चुअली जब एजुकेशन का एक तरह से इंडस्ट्री देखते हैं, और जब इंडस्ट्री की बात करते हैं तो क्या सारी एक तरह से गैप दिखती है और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं उसमें? देखिए इंडस्ट्री जो है वो वेस्ट से कंट्रोल होती है, बात माननी पड़ेगी। वेस्ट में कुछ चीज़ पहले आती है, फिर वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। टेक्नोलॉजी जो है वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करता है, ठीक है। मतलब मैं वहाँ पर ना ये सब वो बोलने में अच्छा लगता है कि हाँ भाई हम वर्ल्ड लीडर हैं वगैरह बोलना, वो सब वो मतलब सिर्फ दिल को खुश करने वाली बात है, वो मीडिया हेडलाइन के लिए अच्छा लगता है, नेता लोग बोल देते हैं। बट लेट्स फेस द रियलिटी, टेक्नोलॉजी जो है वो वेस्ट से ड्रिवन होती है। अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ कोई कोर्स है, आप अपने पटना यूनिवर्सिटी को उठा के देखिए, पटना यूनिवर्सिटी का जो कोर्स बना है वो कब बना होगा, मैं शायद पैदा भी नहीं हुआ उस टाइम पे, ठीक है। कितना अपडेट हुआ है, कोई पूछने गया उसको, किसी को पता नहीं। बाहर की यूनिवर्सिटी क्या करती है, हर 2 साल 3 साल पे कोर्सेज को अपग्रेड करती है, क्योंकि नई चीज़ डिस्कवर हो चुकी होती हैं, वो नई चीज़ तुरंत इंडस्ट्री में चाहिए होती है।
अब होता क्या है, इंजीनियर हमारे तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो फॉर एग्जांपल लैंग्वेज उनको आना चाहिए कंप्यूटर का नहीं पता है, पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ लिए लेकिन वो पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखा नहीं, मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन कर लिए, वो पर्टिकुलर टॉपिक सीखे नहीं। अब लेटेस्ट चीज़ें क्या हैं, फॉर एग्जांपल डेटा एक बहुत अपग्रेडेड चीज़ है कि डेटा एनालिटिक्स अगर आपको आती है, जो कि बिलियंस और मिलियंस ऑफ डेटा हैं, तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। क्या हमारे बिहार में जो कॉलेजेस हैं वो डेटा के ऊपर अच्छे कोर्सेज करा रहे हैं? नहीं करा रहे। उसमें फिर मजबूरी क्या होती है? मजबूरी होती है कि प्राइवेट प्लेयर्स को कूदना पड़ता है। प्राइवेट प्लेयर्स उस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा 60,000 रुपये देते हैं। अब लड़का यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो कहाँ से लाएगा 60,000 रुपये एक्स्ट्रा उस पर्टिकुलर कोर्स करने के लिए? वो कोर्स कहाँ होना चाहिए? वो कोर्स पटना यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। पटना यूनिवर्सिटी को चाहिए कि अपने पास टीचर को वो अपग्रेड करे और वो कोर्स कराए, जिससे कि जब वो दिल्ली आए तो उसको शायद 30,000, 40,000, 45,000 रुपये की जॉब मिल जाए, तो डिग्री मिल जाती है हमें। अब मतलब मैं टेक्निकली तो गिनाना शुरू करूँगा तो बहुत चीज़ पता, हज़ारों चीज़ें, इवन कि हमारे IITs उतने अपग्रेडेड नहीं है, बट ठीक है, IITs फिर भी बाय दैट मार्जिन दे आर स्टिल एट अ गुड पोजीशन। बट हमारे जो दूसरे उसके नीचे लेवल के कॉलेजेस हैं वो मतलब इंडस्ट्री के साथ इन सिंक नहीं चल रहे हैं। इंडस्ट्री में क्या हो रहा है? इंडस्ट्री में इनोवेशन हो रहा है, हर 6 महीने, हर साल भर पे चीज़ें नहीं बदल जाती, खासकर प्राइवेट प्लेयर्स में हम नहीं कर पाते हैं। तो सरकार में जॉब नहीं है और प्राइवेट के साथ हम अपडेटेड नहीं है, तो ना हम सरकार के रहे ना हम प्राइवेट के रहे। सरकार में जॉब तो कभी नहीं बढ़ेगी उतनी, तो इसलिए फिर अब फिलहाल आज के डेट में जो इमर्जिंग ग्रेजुएट्स हैं, जो बंदा ग्रेजुएशन कर रहा है, उसको मैं ये कहूँगा कि भाई तुम थोड़ा सा इंटरनेट का इस्तेमाल करो। कोर्सेरा है, कोर्सेरा पे लाइव 10 तरह की कोर्सेज अवेलेबल हैं फ्री में, अटेंड करो उन कोर्सेज को, ठीक है। बहुत सारे ऑनलाइन, जैसे स्टैनफोर्ड है, MIT है, हार्वर्ड, ये सब बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, ये है, इनके ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, अटेंड करो उन कोर्सेज को। थोड़ा गूगल करना सीखो कि इंडस्ट्री में किन किन चीज़ों का डिमांड है, किस किस तरह के प्रोफेशनल्स हैं, किस मतलब आप अगर एक फॉर एग्जांपल एक बंदा है, लेट्स से वो किसी भी चीज़ में ग्रेजुएशन कर रहा हो, डजंट मैटर, अगर वो लेट्स से डेटा एनालिसिस का कोई एक टूल सीख लेता है, एक टूल जस्ट अच्छे से एकदम एंड टू एंड अच्छे सीख लेता है, फॉर एग्जांपल छोड़ी ना, गूगल शीट कितना बेसिक चीज़ है, गूगल शीट आप हम सब यूज़ करते हैं, लेकिन अगर गूगल शीट किसी को सही से यूज़ करने आती है ना, उसको 1 लाख रुपए की जॉब मिल सकती है अभी गुड़गांव में, बट हमें पता नहीं होता है, हम वही पुराना मैथ का फॉर्मूला लेकर रगड़ रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इंटरनेट को यूज़ करके हमें थोड़ा अपडेट होने की ज़रूरत है, इसके ऊपर थोड़ा सा अवेयरनेस होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपका एक तरह से जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, उसके बारे में बताइए। यार देखो क्या हुआ कि कॉलेज में गया, तो कॉलेज में जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो कॉलेज का गोल्ड मेडलिस्ट है, वो आज की डेट में US में है, PhD कर रहा है फिजिक्स में, और मेरे जो बहुत और भी जो करीबी दोस्त है वो सब टॉपर लोग थे। तो मुझे कॉलेज में पढ़ने की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं इनके साथ बैठता था और पास होता था। तो मैं ना मतलब बहुत रईसी से मेरा कॉलेज गुजरा, एकदम चिल मारते हुए आराम से। कॉलेज में मैंने बाकी चीज़ें की जो कि बिहार में अपने पटना के स्कूल में जो चीज़ें नहीं कर पाता था मैं, जो एक्सपोजर नहीं हो पाया था पटना में रहने की वजह से, छोटे शहर का कह सकते हैं आप, तो वो चीज़ मैंने कवर अप करने की कोशिश की। तो इस वजह से अब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अब कॉर्पोरेट पे जाके अगर मैं जॉब करूँगा तो कॉर्पोरेट में मैं जॉब कर नहीं पाऊँगा, कॉर्पोरेट में जॉब मैं कर नहीं पाऊँगा। तो उस चक्कर में अब क्या है कि कॉर्पोरेट में क्या होता है कि सुबह 9 बजे उठो और जॉब पे चले जाओ। तो मेरा माइंड बन गया कि भाई ये तो ना हो सकता है, मैं उठूँगा अपने हिसाब से। फिर मैंने देखा कि ग्रोथ जो है कॉर्पोरेट में वो स्लो है। एक तो मुझे साल मेहनत करो, फिर अर्जी डालो अपने मैनेजर को कि सर मेरे को 10% हाइक दे दो, 5% हाइक दे दो, 20% हाइक दे दो, ये मेरे को मंजूर नहीं है। तो मुझे 16 घंटा वहाँ पे काम करना है, उससे अगर 16 घंटा मैं अपने लिए काम कर लूँगा, आई कैन एक्चुअली क्रिएट अ बिग डिफरेंस। तो बेसिकली जो मेरा एंटरप्रेन्योरियल जर्नी था वो कैसे शुरू हुआ कि मैंने पटना में, बिहार में अलग अलग जगहों पर एजुकेशनल वर्कशॉप करनी शुरू, बहुत सारे। ये जो मैं आपको प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा हूँ ना, इन्हीं के ऊपर। तब तो मुझे उतनी अवेयरनेस थी, लेकिन मैं चूँकि IT में फर्स्ट ईयर में था, तो IT का होने का एक फ़ायदा होता है कि आप दुनिया देख रहे होते हैं वहाँ पे। तो जो मैं IT में सीख रहा था, जो दुनिया देख रहा था, वो मैं आकर के पटना, बिहार के एरियाज में, गाँव में भी, शहर में भी, हर तरफ बैठ करके स्टूडेंट्स का डिस्कस कर रहा था। तो मैंने 100 के ऊपर वर्कशॉप्स की होंगी। तो वो समझिए मेरा एंटरप्रेन्योरियल जर्नी का एक पहला स्टेप था कि कुछ अपना कर रहे हैं, ठीक है। उसमें पैसा नहीं कमा रहा था मैं, बट एंटरप्रेन्योर का मतलब मैंने पैसा भी कमाना ज़रूरी नहीं होता है।
आप कुछ चेंज ला रहे हैं, कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, कुछ ड्राइव कर रहे हैं आप। फिर वहाँ से मैं कश्मीर चला गया, तो वहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर भी ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम है और वहाँ पे बिल्कुल कोई भी नहीं है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वहाँ से फिर मेरा एंटरप्रेन्योर लेवल एक नेक्स्ट लेवल ऊपर चला गया। फिर मैंने वहाँ पर राइज सेटअप कर दिया पूरा। तो राइज आज की डेट में कश्मीर का सबसे बड़ा ब्रांड है रिगार्डिंग एजुकेशन, द मोस्ट क्रेडिबल वन। वहाँ के स्टूडेंट्स जिनको हमने ट्रेन किया है, अभी कल ही एक रिजल्ट आया, एक बंदा हमारा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी जा रहा है। इससे पहले हमारे बंदे प्रिंसटन जा चुके हैं, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी जा चुके हैं, ऑक्सफोर्ड में सिलेक्ट हो चुके हैं। तो ये चेंज किया लाया हम लोगों ने कश्मीर में। तो कश्मीर में जो मेरी जर्नी रही वो बेसिकली चेंज के ऊपर रही कि वहाँ का हमने पूरा एजुकेशन का वे ही बदल दिया। जिन लोगों को वो कहते थे कि यार हमें पता ही नहीं है कि हिमालयाज के बाहर क्या है, आज के डेट में क्लास 9 का बंदे आपको उठा के पूछेंगे वहाँ पर वो है कि मुझे हार्वर्ड जाना है, क्योंकि उसने अपने आसपास वो स्टोरी सुन ली, तो वो क्रेज क्रिएट हो गया वहाँ पर। फिर हाँ, तो मैं इन बाउंड कह सकते हैं था, मैं टेक्निकली अंदर से आई एम ऑलवेज अ टीचर, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब कहानी शुरू हुई पढ़ाने से और वर्कशॉप लेने से। तो फिर मुझे लगा कि अब 1000-10,000 स्टूडेंट को पढ़ा लिए, लेकिन दिस इज नॉट द स्केल आई वांट अ बिगर स्केल। तो फिर मैंने फिलर स्टार्ट किया, और कहीं ना कहीं ये चीज़ थी मुझे कि अल्टीमेटली मुझे जैसे बिहार में मैं ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं ला पा रहा था। तो लेट्स बी फ्रैंक कि अगर मैं पूरी तरह से खुद को सेट कर लूँ बिहार के किसी विलेज में, तो शायद मैं विलेज के 100 लोगों के लिए बहुत अच्छा कर पाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो खुद रिलोकेट होकर के ज़्यादा मैं चेंज ला नहीं सकता हूँ। तो इसलिए मैंने एक ऐसा सोल्यूशन क्रिएट किया कि जहाँ पर हज़ार स्टूडेंट कनेक्ट हो पाए। तो फिर मैंने फिलो बनाया। तो फिलो का पर्पस ही मेरा ये था कि जो मैं देखता हूँ कि बिहार में सिर्फ चुनिंदा कुछ टॉप फ्यू % लोग अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जा पाते हैं, उनको जो क्वालिटी मिल पाती है वही क्वालिटी बिहार के गांव में बैठे हुए किसी बंदे को मिले एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। तो जैसे अभी हमने फिलो पे क्या किया है कि हम जेई और नीट की तैयारी को 10 रुपये पे लाकर लेकर आना चाहते हैं। अटेंड जेई नीट क्लास फॉर एज लो एज ₹10। तो हमारी एक क्लास को मतलब सिर्फ 10 रुपये देगा, वो पूरा का पूरा एक टॉपिक आराम से पढ़ सकता है। तो ये हमारा पर्पस है। और वो टॉपिक जिस टीचर से पढ़ेगा उस टीचर से अदरवाइज उसको पढ़ने के लिए तो किसी अगर ऑफलाइन ट्यूशन जाता है तो उसको कम से कम 2 लाख रुपए फीस पे करनी है। तो वैसे ही उस क्वालिटी उस लेवल के टीचर को हम लोग टेक्नोलॉजी की मदद से हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। हम लोग जूम भी यूज़ नहीं करते क्योंकि वो उतना सेफ नहीं है। गवर्नमेंट का भी एडवाइस यही था कि जब जूम शुरू हुआ था तो गवर्नमेंट ने ये कहा था हर जगह कि जूम उतना सेफ नहीं है, बाहरी कंपनी है। तो हमने कहा कि कोई नहीं, मेड इन इंडिया बनाएंगे। हमने अपना प्लेटफॉर्म बनाया। तो फिलो का सब कुछ मेड इन इंडिया है, पूरी तरह से अपने क्या कहते हैं हम सारा का सारा हम होल्ड करते हैं। और फिर वहाँ पर हम उसके थ्रू हज़ार स्टूडेंट से कनेक्ट होना चाहते हैं। जैसे भी जेई का एग्जाम आने वाला है ना रिसेंटली, तो पर माइक्रो क्लासेस हो रही हैं, फ्री में ही हो रही हैं वो सब। कोई बंदा अटेंड करे आराम से, वो टॉपिक सीखे। अभी जैसे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पूरा क्लास 10th पूरा क्लास 12th के टॉपिक्स हम सारे कवर कर देंगे उनके 10 रुपये क्लास के लेवल पर, 10 रुपये टॉपिक के लेवल पर। उसके बाद फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो मैंने आपसे कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना ज़रूरी है, उसके लिए हम अलग से स्पेशल क्लासेस करने वाले हैं। तो अभी तक जैसे मतलब लगभग अब तो ऑलमोस्ट 2 मिलियन मिनट्स ऑफ क्लासेस कर ली हमने। और स्टार्ट हमने किया फिलो को लॉन्च किया हमने सितंबर में। अब तक 30,000-40,000 बच्चे फिलो पर पढ़ रहे हैं और लगभग 5,000 के आसपास आज के डेट में ट्यूटर्स आ गए। तो इसे कहते हैं इम्पैक्ट, इसे कहते हैं स्किल, जो मुझे लगता है कि हाँ वो मैं कर पाया। अदरवाइज अगर मैं किसी जॉब में होता फिर तो सिर्फ किताबों में सुन रहा था इसे बात। खासकर जब स्टार्टअप की बात करते हैं ना, तो एक चैलेंज आ जाती है जब हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं इनिशियल डेज में। तो आपका जब माइंड में आया था ये आइडिया कि हाँ लोगों को एक तरह से एक प्लेटफॉर्म देंगे एजुकेशन के लिए, तो वहाँ पे आपका क्या क्या प्रॉब्लम रही? और एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है और एक तरह से लोगों को लाना होता है अपने आइडिया को पिच करने के लिए। तो उसमें आपका क्या एक तरह से एक्सपीरियंस रहा? यार मेरे को मतलब ऑब्वियसली बहुत चैलेंजिंग रहा है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है। मेरे सारे क्रेडिट कार्ड जो है वो मैक्स आउट हो चुके हैं। मेरी सारी सेविंग जो है वो शून्य में सन्नाटा हो चुकी है इस चक्कर में। बट मतलब लेकिन लकली हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है और अब हमारे पास एक यूएसई कंपनी है जो कि एक इंडियन की है, बेटर कैपिटल। उसने इन्वेस्ट किया है हमारे आइडियाज़ में सिर्फ।
तो उनके साथ मेरी एक ही मीटिंग हुई थी और पहली मीटिंग में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ दे आर इन्वेस्टिंग। जिस तरह से मैंने उनको बात समझाई कि जो मैंने अपना उनको विजन दिखाया कि मैं ये चेंज लाना चाहता हूँ, सो दे वर लाइक वेरी हैप्पी। तो वहाँ से फिर चीज़ें थोड़ी सी आसान हो गई। बट डिफ़िकल्ट ये होता है कि जब आपका प्रोडक्ट नया है और आप कुछ नया करना चाह रहे हैं तो सामने वाले को उसको कन्वे करना, मैसेज कन्वे करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अब मैं आप आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं तो आसान मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन हमें पहुंचना है मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट। तो मिलियन स्टूडेंट को आपकी बात समझ में आए, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी स्टार्टअप के लिए, कि लाखों लोगों को कैसे समझें, किस तरह से कन्वे करें। और इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है, अब चल करके हर जगह नहीं जा सकते हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अमेजॉन नहीं, अमेजॉन क्या करता है, अमेजॉन इतनी बड़ी कंपनी है, वो कुछ भी लॉन्च करती है वो तुरंत पहुंच जाती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ। हम छोटे से प्लेयर हैं, हम स्टार्ट करेंगे कुछ, हमारे लिए लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। प्लस फिर टीम को लाना, लोगों को आपका विजन साथ में कनेक्ट करना। तो मैं लकी रहा इस चीज़ में कि जब मैंने, मेरे दोस्त हैं शादमान, वो IT दिल्ली के हैं, वो भी बिहार के हैं, तो उन्होंने मोस्टली चीज़ें कोड की, तो उनको दिखाई दे दिया, उनको विजन दिखाई दे दिया। तो फिर उस वजह से हमारा जो सारा प्रोडक्ट है वो इन हाउस बना है, हमें कहीं पर खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारा जो हमने पैसा खर्च किए हैं वो किए हैं ट्यूटर्स पे, क्योंकि हम स्टूडेंट से कुछ पैसे नहीं लेते हैं और ट्यूटर्स को हम पे करते हैं। तो जो ट्यूटर्स हैं हमारे, वो IITs के हैं, NITs के हैं, मेडिकल कॉलेजेस के हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, बिट्स पिलानी के हैं, ISC के हैं। तो एकदम टॉप कंट्री का कोई भी टॉप कॉलेज पिक करिए, उसका कोई ना कोई बंदा वो फिलो में एज ए ट्यूटर इंगेज है। तो इनको हमने पे करके हमें पैसे चाहिए थे, और वही हमारा सबसे बड़ा खर्चा था। बट उसमें फिर मैं समझी मेरी सारी सेविंग्स है वो पूरी चली गई। बट अब हम क्या है कि हम थोड़ा एक सस्टेनेबल मॉडल बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर, कि ताकि इसको लॉन्ग टर्म में हम मिलियन से मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स तक पहुँच पाएँ। तो होना ये कॉन्सेप्ट ये हमारा है कि मतलब बिहार के गाँव बैठा हुआ रात के 12 बजे को बंदा बोले कि अभी मैं फंस गया, डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो पूरे दुनिया से उठा के जो बेस्ट पॉसिबल बंदा है उसके लिए वो डिफरेंशियल इक्वेशन उसको पढ़ा दे अगले आधे 1 घंटे में। तो ये एक मतलब एक कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन होगा एजुकेशन में अपने स्टेट में या फिर कंट्री में। तो वो हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं। बिल्कुल। एक जब एडटेक की बात करते हैं तो एक वीडियो कंटेंट भी एक बहुत बड़ा मार्केट हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे ट्यूटर्स जुड़े हुए हैं वैसे प्लेटफॉर्म से जहाँ पे ऑलरेडी उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, तो आप एक नया अप्रोच लेकर आए कि लाइव क्लासेस या लाइव सेशन देंगे उसी टाइम जब वो स्टूडेंट्स एक तरह से उसको जो ही होगा। तो उसमें आप कैसे एक तरह से ट्यूटर्स को अप्रोच करिएगा, या फिर ट्यूटर कैसे अवेलेबल होंगे वही टाइम में, क्या अप्रोच रहता है? वो जो है वही मैजिक है जिस पे हमने सारा दिमाग लगाया है, कि किसी टाइम पर पूरी दुनिया से ढूंढ करके ला करके बंदा कनेक्ट करना, वही दैट इज द मैजिक। देखिए वीडियो कंटेंट में क्या प्रॉब्लम होता है कि आपको कोई बात समझ में नहीं आई, मान लीजिए NCERT में लिखी हुई, उसी NCERT को पढ़कर किसी ने एक वीडियो बना दिया, किसी ने उसी को पढ़ करके थोड़ा सा फॉन्ट चेंज किया, उसको इंग्लिश में कर दिया, उसको क्या कहते हैं टाइम्स न्यू रोमन को एरियल में कन्वर्ट कर दिया, उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, लोकल लैंग्वेज, मतलब बात वही रही, उसका वीडियो बन गया। तो आप वो 10 बार देख लो या 100 बार देख लो, वो आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर आपको नहीं समझ में आए तो। अल्टीमेटली एक इंसान का बेसिक नेचर क्या होता है, आप जब फंसते हैं आप किसको ढूंढते हैं? अपने दोस्त को। किसी भी चीज़ में ना, पढ़ाई में फंसने तो भी क्या कहते हैं वैलेंटाइन डे बंदी को गिफ्ट क्या देना है, उसमें भी आप अपने दोस्त को ढूंढते हैं। दोस्त इज लाइक द मोस्ट रिलायबल पर्सन। आदमी माँ बाप से ही पहले दोस्त के पास जाता है एक उम्र के बाद। हम प्राइमरी लेवल बच्चे बात करें तो माँ बाप होते हैं, लेकिन क्लास 9-10 का बच्चा जब भी फंसता है वो भागता है दोस्त के पास। फिलो का यही मतलब है, फिलो को ग्रीक में फ्रेंड ही कहते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने सोचा कि दोस्त जो आपके हैं, अब कोई बंदा अगर कहीं बैठा हुआ है पटना में, उसके आसपास वैसे दोस्त नहीं जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, तो उसके लिए हम न्यूयॉर्क से बंदा ढूंढ देंगे। तो वीडियो क्या होता है, वो रिपीटेटिव होता है, उसके पास ऑलरेडी टेक्स्ट बुक हैं, उसके पास ऑलरेडी क्लास नोट्स हैं, उसके बाद ऑलरेडी कोचिंग के भी नोट्स हैं, उसमें और 500 GB का हमने वीडियो दे दिया कि भाई देखो, ढूंढो, परेशान रहो। ये ह्यूमन नेचर क्या है कि अभी आदमी फंसा और अभी कुछ लेट से मान लीजिए अभी आपका लेट से इंटरनेट का प्रॉब्लम हो जाए। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या कहीं से कनेक्ट करके कोई एक एक्सपर्ट बंदा है तो आपको हेल्प कर दे, या बैठ करके आप पूरा उसके लिए वीडियो ट्यूटोरियल पढ़िएगा, क्या कीजिएगा, है ना? यही होता है एग्जाम में। तो नॉर्मल बंदा भी इसी होता है। अब आपको फंसते हैं, आप वीडियो देखेंगे, वीडियो है मान लीजिए 1 घंटे का, अब उस 1 घंटे के वीडियो को पहले आप फास्ट फॉरवर्ड में चलाइए, उसमें ढूंढिए कि चाहिए मैं फंसा था इस पार्ट पे, मैं फंसा था उस पार्ट पे। तो
आप कर सकते हैं, लेकिन 1 बार 2 बार 3 बार नहीं करेंगे। तो हमने सोचा कि प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कि ह्यूमन नेचर के साथ कनेक्ट कर पाए। तो ह्यूमन नेचर क्या है, फंसता इंसान 200 कॉल लगाता है, 200 इंसान रात के 2 बजे भी कॉल लगा लेता है कि भाई देख, चाहे वो दोनों तरह के ना, दोनों रीजंस के, या तो क्वेश्चन नहीं बन रहा हो या फिर आपकी गर्लफ्रेंड का रिप्लाई नहीं आ रहा हो मैसेज में, इन दोनों सिचुएशन में। तो इसलिए हम सोचा कि दोस्त ढूंढते हैं अच्छे से जो कि काबिल दोस्त हों। तो फिलो इज बेसिकली कम्युनिटी ऑफ, यू कैन से, इंटेलेक्चुअल फ्रेंड्स। आपने एक तरह से ग्रीक वर्ड चूज किया फिलो फ्रेंडली के लिए, तो और क्या हिंदी भी बहुत सारी वर्ड यूज कर सकते थे या फिर अलग सा लैंग्वेज, उनको खास करके ग्रीक वर्ड यूज करने का कोई वजह रहा हो या यार देखो, सिंपल सी बात है कि नाम होना चाहिए सिंपल, ठीक है। जैसे वो नाम मैं बताता हूँ, मेरा नाम है इम्बेसात, ठीक है। किसी को बार बताता हूँ, पूरा स्कूल लाइफ मेरा गुजर गया, हर टीचर को बैठा करके समझाना पड़ता था मेरे को। तो मेरे दिमाग में चला गया कि भाई नाम सिंपल होना चाहिए। इसका फायदा भी होता है, जैसे स्कूल में फॉर एग्जांपल कभी लेट्स से टीचर को मेरा नाम पुकारना है, अब मैं मतलब मेरे को इशारा कर रहा है वो, लेकिन उसके जुबान पे मेरा नाम आ नहीं रहा है, तो मुझे छोड़ करके पुकार लेता था अतुल को, हाँ अतुल, हाँ राहुल, तो वहाँ बच जाता था मैं। लेकिन अटेंडेंस के टाइम पर इम बे साथ कोई नया टीचर आया तो मैं जो लोग अलग अलग नाम से पुकारते थे, इम्बी वगैरह ऐसे से बोलते थे। तो मैंने सीखा था कि नाम होना चाहिए सिंपल। इसलिए जब राइस भी हमने नाम रखा था उस टाइम पर, राइस सिंपल वर्ड था। अब हम ढूंढ रहे थे कि कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। तो हिंदी में भी नाम है, ऑफ कोर्स नाम है, लेकिन अब क्या कहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ग्लोबल कम्युनिटी बनानी है, तो नाम ऐसा होना चाहिए जो कि सबके जुबान पे, जैसे अगर हम मित्र नाम रख देते हैं, तो इमेजिन करो कि इंडिया के बाहर के लोगों के लिए इसको बोलना कितना मुश्किल है। ठीक है, अध्यापक नाम रख देते हैं, तो इंडिया के बाहर के लिए कितना मुश्किल है। तो हमने, हमारा आइडिया था कि नाम सिंपल हो जाएगी तो लोग उसको ढूंढ रहे हैं, तो 3 लेटर्स या 4 लेटर्स में होना चाहिए। तो वहां से ढूंढते ढूंढते फिल आ गया। मतलब यही अगर चीज मुझे हिंदी में मिल जाती और इजी, तो डेफिनेटली मैं हिंदी नाम रख देता यार। ऑब्वियसली हम लोग हमेशा, हम लोग क्या कहते हैं, प्रेफर करते हैं ना सम चीज विच इज वेरी देसी टाइप, ताकि वो लोगों से कनेक्ट कर पाए। अल्टीमेटली पर्पस क्या होता है, नाम क्या है कि जो जितना आसानी से कन्वे हो पाए। तो वो ढूंढते ढूंढते फिलो मिला। तो ऐसा कोई पर्पसफुली ढूंढा नहीं हमने कोई ग्रीक वर्ड, बस एक मिल गया समझो, और कोई रीजन नहीं है। इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। और खास करके जब एक स्टार्टअप कुछ स्टेज में होती है, उसके पास कुछ एक तरह से मार्केट होती है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि उसको एक तरह से स्केल करने में प्रॉब्लम आती है, उतना वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक एक तरह से एम्बिशन होता है। तो जब बात करते हैं बिहार की या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो एक्सेसिबल हो सकता है कहीं से भी, ठीक है। तो इसको एक तरह से स्केल करना जब बोलते हैं, तो आपने जो फंडिंग राइज की है, तो उसको किस टाइप से आप यूज कर रहे हैं और आपका आगे का क्या प्लान है फिलो के लिए? हाँ। वो फंडिंग जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो प्राइमरली यूज कर रहे हैं ट्यूटर को पे करने के लिए और ट्यूटर का बेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ट्यूटर्स ही हैं, ठीक है। मार्केटिंग पर हमने पैसा खर्च नहीं किया है इस तरह से। हम चाहते हैं कि इसमें मतलब जब हमारा प्रोडक्ट अच्छा है तो अपने आप वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू लोग एक दूसरे को बताते ही रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मोस्टली, जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग में पैसे खर्च कर दूंगा तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पैसे आए और वापस से वो गूगल फेसबुक या फिर मतलब बड़ी बड़ी मीडिया कंपनी में चले जाए, वो पॉइंट नहीं है। वो पैसा अगर है वो इम्पोर्टेंट है। भले हमारा ग्रोथ थोड़ा स्लो हो, लेकिन एटलीस्ट उस पैसे का सही इस्तेमाल यही है कि कोई ना कोई बंदा उस पैसे से कहीं ना कहीं डायरेक्टली डायरेक्टली पढ़े। तो मेन जो हमारा फोकस है वो है ट्यूटर। और दूसरा हमारा ये है कि हम अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर पाए। प्रोडक्ट ऐसा हो जो कि मतलब एकदम, जो बंदा पहली बार लाइफ में लेट से मोबाइल फोन उठा रहा है वो भी उस ऐप को चलाना सीख ले। सेल्फ मतलब डिपेंडेंस उसमें एकदम मिनिमल रहे, उसको कोई दूसरे बंदे की जरूरत नहीं पड़े समझाने के लिए कि ऐप कैसे चलती है। तो वैसा प्रोडक्ट बनाने के लिए अच्छे इंजीनियर्स लगते हैं। तो अच्छे इंजीनियर्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली महंगे होते हैं। अच्छा दिमाग लगता है अच्छे प्रोडक्ट मैनेजर, मतलब उसमें वैसे लोग होते हैं। हमारे टीम में वैसे लोग हैं जो कि, जैसे मोहित हमारी टीम में है, उनको गूगल में जॉब थी, मिल रही थी, ऑफर था उनको पास, उन्होंने क्लियर किया था टेस्ट, वो छोड़ के वो उस फिलो में आए, उनको दिखा यहाँ पे ज़्यादा बड़ा पर्पस है। तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और भी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, इसमें जो एकदम टॉप लेवल पे लोग काम कर रहे हैं ना, वो उन लोगों को हम, उनमें वैसे लोग हमारे साथ काम कर भी रहे हैं और वैसे वालों को हम ढूंढ भी रहे हैं।
तो उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट जाएगा मोस्टली। बिल्कुल, जब कोई स्टार्टअप की बात करते हैं ना, तो सब लोग एक तरह से जब इनिशियल एज होते हैं तो उसको बहुत रुपया की जरूरत होता है और फंडिंग के लिए खोजते हैं। तो आपने कैसे इन्वेस्टर को अप्रोच किया और आपका क्या एक तरह से अप्रोच का क्या मेथड्स रहा और यार उसमें क्या अभी मैं सलाह देंगे? हाँ, देखो, मैं सलाह में ये दूंगा कि जब आप अपने आइडिया को बनाते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले उसको आप बेझिझक होकर के जो भी अच्छे इन्वेस्टर हैं उनको आप लिंक्डइन पे सर्च करें और उनको मेल करें, उनको लिंक्डइन में मैसेज करें और उनको मेल करें। अगर आपका आइडिया अच्छा है तो डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स आएगा, तो आपको डरना नहीं है। आपको जो भाषा आती है उस भाषा में मेल करें। आप हिंदी में, अगर आप अंग्रेजी में मेल नहीं कर सकते, हिंदी में लिख के टाइप करके भेज दीजिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स वगैरह वो बहुत दिमाग वाले लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो आपकी हिंदी को कन्वर्ट कर लेंगे इंग्लिश में, आपका मैसेज समझ जाएंगे। तो आपको किसी मतलब लोगों से रिक्वेस्ट करने की या कुछ किसी से हेल्प मांगने की जरूरत नहीं है। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर आइडिया, प्राउड ऑफ योर प्रोडक्ट, प्राउड ऑफ योर विजन, एंड गो विथ कॉन्फिडेंस। वो इन्वेस्टर देखते हैं कि आप कितना कॉन्फिडेंट है, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स योर ब्रेन चाइल्ड, इट्स योर बेबी। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो फिर वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। दूसरा सबसे आसान तरीका है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे जाइए, इन्वेस्टर्स वीसी सर्च कीजिए, देखिए कौन कौन लोग किस तरह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपने हेल्थ के फील्ड में कोई प्रोडक्ट बनाना है तो आप देखिए कि हेल्थ में कौन कौन लोग इन्वेस्ट करते हैं। आप मान लीजिए लॉजिस्टिक्स में बना रहे हैं तो कौन लॉजिस्टिक्स में कौन हेल्प ये करते हैं। आप मान लीजिए मीडिया में बना रहे हैं तो देखिए मीडिया में कौन इन्वेस्ट करते हैं। फिर बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं जिनकी डिफरेंट प्रोफाइल होती है। तो शुरू में आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टिंग कंपनीज के साथ जाने की जरूरत नहीं है। आप थोड़े छोटे इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर सकते हैं, जिसको एंजल इन्वेस्टर्स भी कहते हैं, और वो आपको लिंक्डइन पे इजीली मिल जाएंगे। बस आपको एक अच्छा सा मैसेज, सिंपल शॉर्ट, ये नहीं कि 500 वर्ड का ऐसे भेज दिया उनको, कोई नहीं पढ़ता है 500 वर्ड का ऐसे। 5 लाइन में, 4 लाइन, 2 लाइन में आपकी बात कन्वे हो जानी चाहिए और डेफिनेटली आपको वो कॉल कर लेंगे। अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दो, आपको कॉल आ जाएगी। मतलब आप 10 बिल्कुल। लोगों को भेजोगे, 10 में से 4 आदमी तो आपको रिस्पॉन्ड कर ही देगा। फिर वो 4 मान लीजिए खुद नहीं करें इन्वेस्ट, फिर वो आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर देंगे। तो एक बार वो सर्कल में इंटर करना जरूरी है, वो इंटर आप खुद से करते हैं। मैं लगी था, तो मेरे आईटी के अपने दोस्त थे, तो हमारे मेरे मतलब मेरे बहुत सारे दोस्तों ने ऑलरेडी पहले फंड रेज किया हुआ है। तो जब मैंने अपना आइडिया शेयर किया तो तुरंत, तो मुझे मतलब मेरा कंफर्मेशन 3 दिन में आ गया था। मैंने एक मीटिंग की, एक उसके साथ बात उतनी क्लियर नहीं हुई, एक छोड़ा मैंने एक दिन, अगले दिन जो मीटिंग की वहां पर डन हो गया। बट उसके लिए क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। जब इन्वेस्टर को पिच करने की बात आती है ना, तो एक तरह से सेल्स स्किल्स बोल सकते हैं या फिर पर्सनल यू नो क्वालिटी भी वहाँ पे एक तरह से मैटर करता है। तो कोई आइडिया को पिच करने के लिए कोई सुझाव दीजिएगा या फिर किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए पिच के लिए? देखो, उसका कोई ना वन लाइन फॉर्मूला नहीं है। मतलब इस पे अलग अलग से, मतलब इस पे बहुत सारे आपको क्या करना चाहिए, आपको इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो पीपीटी है तो वो आप गूगल करें, ना स्टैंडर्ड पीपीटी फॉर्मेट्स। आपको गूगल पे हजारों सैंपल मिलेंगे, तो एक बार वो देख लेना चाहिए। उनमें से कोई एक अच्छा सैंपल उठाइए, उसके हिसाब से अपनी पीपीटी आप क्रिएट कीजिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट सुझाव है वो ये है कि आप खुद कितना कॉन्फिडेंट है। इन्वेस्टर क्या होगा, इन्वेस्टर आपसे 10 सवाल पूछेगा, 20 सवाल पूछेगा, लेफ्ट से, राइट से, ऊपर से, पीछे से, हर तरह से आप फंसाने की कोशिश करेगा। वो देखना ये चाहते हैं कि आप खुद में कितना कन्विंस्ड है। अगर आप खुद में अपने आइडिया पे कन्विंस नहीं है तो वो क्यों आपको अपना लाखों करोड़ों जितना भी पैसा देना है, 1000 रुपया या 100 रुपये ही देना है, तो क्यों देगा? पैसा तो सबको इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस शो करना है कि हाँ मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये अच्छा आइडिया है, और वो देखिए आपकी एफर्ट कितनी है, अब इसमें कितनी मेहनत कर रहा है। अगर आप बस बैठे हुए हैं कि नहीं इन्वेस्टर पैसा आएगा तभी मैं कुछ करूंगा, तब वो छोड़ देगा। तो इसमें बहुत अच्छी एक लाइन है कि मतलब स्टार्टअप बेसिकली क्या होता है ना, स्टार्टअप बेसिकली होता है कि अगर आप मान लीजिए प्लेन से जा रहे हैं, आपको कूद जाना है, पैराशूट है या नहीं डजेंट मैटर, कूद जाना है। जिस टाइम आप धरती की तरफ आ रहे होंगे उस बीच में आपको अपना पैराशूट खुद से बनाना है और फिर लैंड कर जाना है। अगर पैराशूट नहीं है, वेट करते रहेंगे तो प्लेन जो कहीं और पहुंच जाएगा और आप वेट करते रह जाएंगे। पैराशूट मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कूद जाइए। हवा में जब जितना देर है उतना देर में पैराशूट आपको बनाना है और फिर सेफली लैंड करना है। तो स्टार्टअप थोड़ा उस तरह का होता है। बिल्कुल। एक क्वेश्चन आया था इंस्टाग्राम पे कि जो ट्विटर ये फिलो से जुड़ते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या सा
क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है फिलो की तरफ से? एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट्स की बात की है, और क्या क्या बेनिफिट्स मिलती है देखिए एक एजुकेटर? हम्म, तो हम लोग प्रॉपरली सर्टिफाई करते हैं अपने ट्यूटर्स को जो 500 कॉल्स कंप्लीट करते हैं सक्सेसफुली। ठीक है, जो हमारे बेस्ट ट्यूटर्स होते हैं उनको हम अलग से अवार्ड करते हैं। प्लस आदमी हमेशा लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट होता है, गुड कर्मा भी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर कोई फिलो पे है और लेट्स से उसने अच्छा काम किया, तो कल को वो आगे कहीं भी जाना चाहेगा, उसको हम लोग सर्टिफिकेट के साथ साथ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी रेडी रखते हैं उसके लिए, कि अगर उसने प्रॉपरली टाइम इन्वेस्ट किया है। प्लस आप इमेजिन करो, कोई ट्यूटर होता है फिलो पे, हर कॉल के बाद उसको स्टूडेंट थैंक यू भेजते हैं अपने अपने वर्ड्स में। हमने ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपको जो भी अच्छा लगा किसी ट्यूटर का थैंक यू, तो उसको भेजो अच्छे नोट। जैसे मुझे कभी कोई फ्रस्ट्रेशन आती है दिन भर काम से, तो मैं फिलो पे ऑनलाइन चला जाता हूँ एज ए ट्यूटर। मैं 2 4 5 कॉल्स लेता हूँ, 5 मिनट 10 मिनट टाइम दिया, मैक्सिमम आधा घंटा टाइम दिया था, तो मैं 20 लोगों से बात कर लेता हूँ। उन 20 लोगों के जो ब्यूटीफुल मैसेजेस मिलते हैं ना, मतलब उससे तो दिन सवर जाता है। So that is something which you can actually gain on tutor on Philo app as tutor every day. बिल्कुल बिल्कुल। और फिलो का आगे का क्या प्लान है, अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो? तो फिलो का आगे का प्लान सिंपल है कि हमें बेसिकली इंडिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी बनानी है ट्यूटर्स की एंड लर्नर्स की, स्टूडेंट्स की। कि किसी भी टाइम पर कोई बंदा को प्रॉब्लम अगर है, फिलो इज देयर। ये मतलब एक बिल्कुल यूनिवर्सल बिल्कुल स्टेटमेंट जाना चाहिए। ये हमारा समझिए प्लान और विजन है। बिल्कुल। और खास करके आप क्या सुझाव देंगे उनको जो एक तरह से इस तरह की एजुकेट एक तरह से एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, वो एक तरह से अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, वो या वैसा एडटेक में हो या फिर कोई दूसरे फील्ड में हो, आपको क्या क्या परेशानियां आई और आप क्या सुझाव देंगे? तो मैं पहला सुझाव दूंगा कि जिस दिन तुम स्टार्ट कर रहे हो, वहां से लेकर के 6 महीने तक मान के चलो कि तुमको 1 रुपया नहीं आने वाला है। तो तुम वो 6 महीना कैसे सरवाइव करोगे, उसका प्लान पहले से बना लो। ठीक है, वो चाहे दोस्त के घर पे खाना खा करके हो, वो चाहे अपना सारा क्या कहते हैं, किसी उधार लेकर के हो, वो चाहे अपना खर्च कम करके हो, कैसे भी हो, 6 महीने के लिए बना लो कि 6 महीने तुम्हारे पास एक पैसा नहीं आने वाला है। और फिर फुल टाइम लग जाओ इस पे। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो पार्ट टाइम करते रहते हैं। पार्ट टाइम से कुछ नहीं होता है कि हाँ हम अपनी जॉब कैसे छोड़ें, जॉब छोड़ी फिर कैसे पैसे आएंगे। ऐसे नहीं हो पाएगा, आपको पूरा लगना पड़ेगा। बिकॉज अगर तुम जॉब में हो, तो सामने वाला इन्वेस्टर बोलेगा ना यार कि इसका मतलब कि तुम खुद अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो जॉब छोड़नी चाहिए, लेकिन हाँ जॉब छोड़ने से पहले प्लान सॉलिड होना चाहिए कि ये ऐसी चीज़ है जो कि मैं अगले 4 साल तक करने जा रहा हूँ और मेरा पर्पस क्या है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे पब्लिक की हेल्प करनी है, अच्छी बात है। तो पब्लिक की हेल्प करनी ठीक बात है, लेकिन जब कल को आपको भूख लगेगी तो पब्लिक तो नहीं लेके जाएगी ना आपको रेस्टोरेंट, वो तो वो खुद से जाना है। तो उस टाइम पर आपको पब्लिक हेल्प नहीं याद रहेगी। तो इसलिए स्टार्टअप ऐसा हो जिसमें पब्लिक की हेल्प हो, लेकिन आप सस्टेन भी कर पाए। तो ये सब सारा कैलकुलेशन करें, अपना 6 महीने का रोड मैप बनाएं, और फिर इस समुद्र में कूदें, क्योंकि बहुत गहरा समुद्र है। कितना नीचे लेके आपको जाएगा आपको कोई पता नहीं है, और बहुत टाइम तक अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, फिर रोशनी मिलने में टाइम लगता है। बट जब फिर मिलती है तो फिर आदमी की फिर वैसे ही, मतलब ऊंचाई भी इंसान वैसे ही जाता है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। और उम्मीद है कि आपको एक तरह से बहुत कुछ जानने को मिला होगा इमेसात अहमद जी से, और पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहा आज का। और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इमेसात अहमद जी को आज के थैंक पॉडकास्ट में यू आने सो के मच, लिए। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग।